हाँ, तो पिछले वीडियोस दो में आपने रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स देखा। हमने 3 रूल्स बताए थे, एक सिंगल सेट ऑफ रूल इन माय ओन ओपिनियन, दूसरा ट्रेडिशनल रूल्स फॉर पर्सनल, रियल, नॉमिनल सबके लिए इंडिविजुअली सेपरेट रूल्स। आज हम लोग मॉडर्न रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑफ अकाउंट्स देखेंगे। मॉडर्न, तो सबसे पहले मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को जानना होगा, है ना। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होता है। कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स आगम, इनकम एंड गेन्स। इनकम एंड गेन्स आप रखें, इनकम्स एंड गेन्स, किसी भी प्रकार का इनकम, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। फिर फोर्थ है एसेट्स अकाउंट, और फिफ्थ है एक्सपेंडिचर एंड लॉस। इसमें सब आ जाएगा। एक्सपेंडिचर मीन्स इंक्लूडिंग लॉस, इंक्लूडिंग लॉसेस अकाउंट। समझें, आपने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट देखा, जिसमें पर्सनल और इम्पर्सनल का 2 पार्ट, रियल और नॉमिनल। तो आप गौर करें, पर्सन जिसके साथ लेन देन होगा वो या तो डेटर होगा या क्रेडिटर होगा। जैसे राम को अगर हमने क्रेडिट सप्लाई किया गुड्स, तो राम विल बी रिसीवर ऑफ गुड्स, तो वो डेटर हो गया, इन फ्यूचर उससे रियलाइज करना होगा। सिमिलरली राम से हमने लोन लिया या बैंक से लोन लिया, तो दैट विल बी रिपेबल इन फ्यूचर, तो बैंक विल बी क्रेडिटर। और राम को हमने उधार दिया तो राम विल बी डेटर। तो पर्सनल अकाउंट को देखें तो 2 ही रूप में होता है, या तो वो डेटर होता है या क्रेडिटर। डेटर है तो एसेट है और क्रेडिटर है तो लायबिलिटीज है। फिर कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट का ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो ऑनर का जो अकाउंट होता है वो या तो ऑनर व्यापार में इन्वेस्ट करता है या व्यापार से निकालता है। तो दोनों ही दशा में आप गौर करें, पर्सनल अकाउंट वो व्यापार में जो उसने कैपिटल लगाया वो व्यापार के लिए एक प्रकार का लायबिलिटी होता है, दायित्व होता है। क्योंकि इंटरनल लायबिलिटीज है, यहाँ लायबिलिटीज का मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बाह्य दायित्व और आंतरिक दायित्व, तो दोनों लायबिलिटीज ही है। रेवेन्यू भी पेबल है प्रोप्राइटर को। तो ये 3 जो अकाउंट है, आप पर्सनल खोले तो डेटर और क्रेडिटर यानी लायबिलिटीज और एसेट का अकाउंट हुआ। आप रियल खोले तो उसमें सारा टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स आता है, तो एसेट्स अकाउंट हुआ। फिर आप नॉमिनल खोले तो या तो इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, गेन होगा। तो आप उसी चीज़ को पर्सनल और इम्पर्सनल के कंसेप्ट को रोक के, मतलब रिमूव करके 5 अकाउंट एज्यूम किए गए मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। बात वही है लेकिन प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क है। तो कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू, ये जो प्रिंसिपल है डेबिट क्रेडिट का रूल है, ये आधारित है अकाउंट्स पर पड़ने वाले प्रभाव का के अनुसार। जैसे हमने बताया था डबल एंट्री कॉन्सेप्ट में कि एवरी ट्रांजैक्शन अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन 2 वेज। एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स 2 अकाउंट्स विद द सेम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। और 4th रूल बताया था अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन 2 वेज, इंक्रीजिंग वे एंड डिक्रीजिंग वे। उसी इंक्रीज और डिक्रीज के प्रिंसिपल के आधार पर इसको डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। तो आप ध्यान से समझें, प्रत्येक लेन देन एक ही समय एक ही राशि से 2 खाते को प्रभावित करती है। तो प्रभाव कैसे करती है प्रभावित? या तो इंक्रीज करता है खाता या डिक्रीज करता है खाता। तो उसी प्रभाव के अनुसार इसको डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। तो हमने बताया था बेनिफिट्स और लूजिंग एस्पेक्ट्स भी। आप गौर करें, ये जितना भी पेबल है और पेमेंट्स है, सब के सब क्या होते हैं? लूजिंग एस्पेक्ट होते हैं। तो कैपिटल किसको लौटाना है? ओनर को, लूजिंग एस्पेक्ट है। लायबिलिटीज किसको लौटाना है? लोन, बैंक लोन, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स पेबल, सब किसको पे करना? आउटसाइडर्स को, यानी व्यापार के मालिक के अलावा अन्य व्यक्तियों को।
रेवेन्यू गेन्स किसका है, ओनर का, उसको लौटाना है। तो ऑल ऑफ फर्स्ट 3 अकाउंट्स आर लूजिंग एस्पेक्ट। क्या है ये, लूजिंग एस्पेक्ट है फर्स्ट 3 अकाउंट। लूजिंग एस्पेक्ट्स, और लूजिंग एस्पेक्ट्स को हम लोग किस साइन से दिखाते हैं, याद होगा माइनस से। फिर आ जाएं आप ये एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में देखें। एसेट्स रियलाइजेबल है, यानी एसेट्स को बेच करके फर्म को प्राप्त होगा, बिजनेस को प्राप्त होगा, रिकवरेबल है। और एक्सपेंडिचर रिकवरेबल फ्रॉम प्रोप्राइटर है, यानी एक्सपेंडिचर को किससे वसूल करना है, ओनर से, व्यापार के स्वामी से। क्योंकि लाभ जब मालिक का होता है तो हानि और खर्चे किससे वसूल करेंगे, मालिक से। तो दीज आर रियलाइजेबल। तो रियलाइजेबल क्या होता है, बेनिफिट एस्पेक्ट्स होता है। तो यहाँ पे एसेट्स और एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बेनिफिट एस्पेक्ट्स। और बेनिफिट एस्पेक्ट्स को प्लस साइन से दिखाया जाता है। जनरल नियम कहता है, जनरल रूल्स है कि निगेटिव को हमको, लॉस को निगेटिव साइन से दिखाना है और गेन को, रियलाइजेबल इनकमिंग एस्पेक्ट को हमें प्लस साइन से दिखाना है। इतना तो आप समझ रहे हैं। तो आप जरा सोचें, ये सब निगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। तो निगेटिव में जब निगेटिव होगा तो क्या होगा, एड अप, सम अप हो जाएगा। जैसे -10 में -5 करेंगे तो 12 हो जाएगा। +7 में +5 करेंगे तो 12 हो जाएगा प्लस में। तो -12 इसमें +12, क्यों, तो माइनस में माइनस करने पर ऐड और प्लस में प्लस करने पर ऐड। उल्टा करें, यानी जस्ट एडवर्स करें, -7 में +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा माइनस। यही चीज, इसी रूल पे, जो जनरल अलजेब्रिक रूल है, उसी आधार पर इसका जो डेबिट इफेक्ट होता है, डेबिट का मतलब होता है इंक्रीज और क्रेडिट का मतलब होता है डिक्रीज। तो डेबिट का मतलब क्या हो जाएगा, डेबिट क्या है, असर डालेगा डिक्रीज के रूप में। पूछिए क्यों, डेबिट क्या है, ये प्लस है, ये सब के सब पहले से क्या है, डेबिट है। डेबिट का मतलब प्लस होता है, और ये सब के सब पहले से क्या है, क्रेडिट है। तो जब क्रेडिट में फिर से क्रेडिट करेंगे तो ऐड हो जाएगा, और क्रेडिट आइटम्स को डेबिट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यही मेरा समझाना था। और अगर क्रेडिट करेंगे तो ये तो पहले से क्रेडिट है, निगेटिव है मतलब क्रेडिट है। इसको यहाँ भी हम लिख दें आपको, ये पहले से निगेटिव है और ये पहले से पॉजिटिव है। ये डेबिट करने से इंक्रीज करेगा एसेट्स, सॉरी, और क्रेडिट करने से डिक्रीज करेगा। फिर से समझें, बेनिफिट एस्पेक्ट्स जितने भी हैं, जितने भी बेनिफिट एस्पेक्ट्स हैं, वह डेबिट होता है। क्योंकि हमने रूल बताया था, बेनिफिट एस्पेक्ट एंड बेनिफिशियरीज आर डेबिट, लूजिंग एस्पेक्ट एंड लूजर्स आर क्रेडिट। तो क्रेडिट निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है और डेबिट पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट 3 अकाउंट्स आर लूजिंग एस्पेक्ट बिकॉज दीज आर पेबल आइदर टू आउटसाइडर और टू प्रोप्राइटर। तो सारे पेबल्स लूजिंग एस्पेक्ट है। तो ये पहले से ऑलरेडी माइनस है, यानी क्रेडिट है, फिर उसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो -500, फिर उसमें माइनस करेंगे 700 तो 1200 होगा ना। इसीलिए क्रेडिट आइटम्स को अगर क्रेडिट किया जाए तो इंक्रीज करता है, उल्टा डेबिट कर दिया जाए तो डेबिट का मतलब प्लस होता है, तो माइनस में जब ही उसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। और जस्ट इसमें डेबिट है, पहले से प्लस में है, तो डेबिट करेंगे तो इंक्रीज करेगा, जस्ट उल्टा क्रेडिट करेंगे तो डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल आप देखें, गुड फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10,000। सबसे पहले 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करें, क्या खरीदा, फर्नीचर,
तो एक अकाउंट हो गया फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। किससे खरीदा? तो किसी पर्सन का नाम नहीं है, इसका मतलब नगद खरीदा, कैश पे करके खरीदा। तो जब ही कैश होगा तो आप गौर करें, फर्नीचर और कैश दो अकाउंट इस ट्रांजैक्शन से प्रभावित हो रहा है। इसमें से एक डेबिट होना है, क्रेडिट होना है। तो जो दोनों का दोनों एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। तो फर्नीचर आ रहा है व्यापार में, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा। तो जितना फर्नीचर पहले से था व्यापार में, अगर सपोज कीजिए 5000 का फर्नीचर था, 10,000 का फर्दर परचेजिंग हुआ तो वो 15 होगा या नहीं होगा? यानी एसेट को बढ़ाना है, फर्नीचर अकाउंट को इंक्रीज करना है। तो एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? डेबिट। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अगर आपको दूसरा अकाउंट कैश है, वो भी एक एसेट है, तो कैश तो जाएगा व्यापार से, फर्नीचर खरीदने पर कैश का पेमेंट किया गया, तो जितना कैश बैलेंस था वो डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने के लिए एसेट को क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक, और भी एग्जाम्पल हम लेंगे, क्या तो कह रहे थे। सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, सैलरी पेड ₹5,000। इसमें एक सैलरी अकाउंट प्रभावित हो रहा है और दूसरा कैश। तो सैलरी पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड है तो क्या है? ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंडिचर भी बेनिफिट एस्पेक्ट होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया, वो डेबिट करने से इंक्रीज करता है, क्रेडिट करने से डिक्रीज करता है। कोई भी बेनिफिट एस्पेक्ट में फिर बेनिफिट होगा तो इंक्रीज करेगा। तो सैलरी अकाउंट, जब हम सैलरी पेड करेंगे तो टोटल एक्सपेंस जो सैलरी मद का है वो बढ़ेगा। तो यानी सैलरी को बढ़ाना है तो क्या करना होगा? डेबिट करना होगा 5000 से। और कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस, तो कैश बैलेंस विल रिड्यूस। तो इसका मतलब कैश अकाउंट को घटाना है। तो जब एसेट को घटाना हो तो उल्टा एंट्री करना पड़ता है, वो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अब आप फिर एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए। आप राम स्टार्टेड बिजनेस, इसको भी मैं देख लो। विथ कैश ₹5 लाख। राम स्टार्ट किया बिजनेस, मतलब राम ने व्यापार को कैश दिया 5 लाख। तो व्यापार में कैश आया और कैश एसेट है, तो एसेट बेनिफिट एस्पेक्ट है, डेबिट करने से बढ़ेगा। तो जब कैश व्यापार में आएगा तो कैश बैलेंस बढ़ेगा ना व्यापार का। तो यहाँ पे एक कैश अकाउंट खुलेगा, है ना। तो ये इंक्रीज कब करेगा? डेबिट करने से, क्योंकि एसेट डेबिट करने से बढ़ता है और क्रेडिट करने से घटता है। दूसरा कैपिटल अकाउंट है, राम के नाम के बदले कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल लायबिलिटीज साइड में आता है, वो पहले से निगेटिव एस्पेक्ट है। क्यों है? तो मैंने बताया था, ये पेबल है। किसको वापस करना है? तो ओनर को। तो लूजिंग एस्पेक्ट है। तो लूजिंग एस्पेक्ट पहले से क्रेडिट होता है, उसको बढ़ाना है। कैपिटल जब लगाया तो कैपिटल बढ़ेगा ना, तो क्रेडिट करने से बढ़ेगा, इसीलिए क्रेडिट हुआ। इस प्रकार से आप इंक्रीज और डिक्रीज इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए भी अकाउंट्स का एंट्री, डेबिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा फॉर ₹1 लाख। यानी इस लेन ट्रांजैक्शन में राम शब्द जुड़ा हुआ, किससे खरीदा? तो राम से। आगे फॉर कैश लगा है? नहीं, फॉर रुपीज़ है, फॉर कैश नहीं। इसका मतलब क्रेडिट परचेज है। जब परचेज और सेल में व्यक्ति का नाम हो, पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो और उसमें कैश नहीं हो, इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जैसे गुड्स सोल्ड टू मोहन, दैट क्रेडिट सेल। गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश, कैश सेल्स, मोहन से कोई मतलब नहीं। उसी तरह गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर रुपीज़ की जगह फॉर कैश रुपीज़ रहता
तो ये कैश ट्रांजैक्शन होता है, तो राम से कोई मतलब नहीं। मान लीजिए आप स्टेशनरी किसी भी दुकान से पैसे दे करके मारकर खरीदते हो, तो उस स्टेशनरी का डायरी मेंटेन करोगे? नहीं करोगे। लेकिन अगर बाकी लगा के आते हो तो डायरी मेंटेन करोगे, ताकि याद रहे कि उस स्टेशनरी वाला को इतना रुपया लौटाना है ना। तो यहाँ पे कौन कौन अकाउंट खुलेगा? गुड्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव मैंने बताया था, परचेज अकाउंट खुला। और दूसरा राम है सप्लायर, तो राम्स अकाउंट खुलेगा। किससे खरीदा? क्या खरीदा? माल खरीदा राम से, तो 2 अकाउंट हुआ। तो परचेज को अगर आप एसेट मानते हो, गुड्स को, व्यापार में गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक इंक्रीज करेगा, तो परचेज अकाउंट इंक्रीज करेगा। तो स्टॉक तो एसेट होता है, एसेट तो बेनिफिट एस्पेक्ट है, डेबिट से इंक्रीज होता है, तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। और राम देने वाला है यानी लूजर है, लूजिंग एस्पेक्ट है, वह क्रेडिटर है क्योंकि हमसे उधार लिए है उससे, तो राम क्रेडिटर हुआ यानी लायबिलिटी हुआ। और लायबिलिटी इंक्रीज कब करता है? जब उसको क्रेडिट करते हैं। एसेट डेबिट करने से बढ़ता है, लायबिलिटी क्रेडिट करने से बढ़ता है, यही फर्क होता है, दोनों में एडवर्स रिलेशन, क्रेडिट होगा। इस प्रकार से आप इंक्रीज और डिक्रीज फॉर्म में भी आप रूल्स जान सकते हो। हाँ, इस चीज़ को हम लोग टी शेप ऑफ अकाउंटिंग के तहत भी इफेक्ट्स को दिखा सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इफेक्ट्स को। जो 5 अकाउंट्स है वह डेबिट क्रेडिट करने से कैसे होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको दिखा सकते हैं, जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर वे में।